अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में जो है वो हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे क्लोरेला, अल्वा। आज के जो चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें ही यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है वो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा में आते हैं, जबकि क्लोरेला, अल्वा और यूग्लिना ये तमाम के तमाम प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा में आते हैं। तो सबसे पहले हम यूग्लिना को डिस्कस करेंगे। यूग्लिना के अंदर जो है वो दोनों तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। एक लॉन्ग फ्लैजिलम है जो कि बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करेगा, और ये सराउंड किया गया है एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जिसको पेलिकल कहते हैं, और ये प्रोटीन की बनी हुई है। एक फ्लैजिला मौजूद है और ये फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो है वो इनकी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक लेयर मौजूद है जो पेलिकल की प्रोटीन की बनी हुई है, और ये मेम्ब्रेन जो है वो एक एनिमल लाइक कैरेक्टर है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि यूग्लिना के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। तो फ्लैजिलम और प्रोटीन की मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूग्लिना के। इसके अलावा एक और एनिमल लाइक कैरेक्टर है कि फोटोसिंथेटिक यूग्लिनोइड जो है वो अपने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं डार्क कंडीशन के अंदर। फिर ये जो है वो न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं हिस्टोट्रॉपिकली, और ये प्रोसेस जो है वो इंजेक्शन कहलाता है। जैसे एनिमल्स में होता है कि वो फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, फिर उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फूड मटेरियल हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसी तरह यूग्लिनोइड भी जो है वो अपना क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देते हैं डार्क कंडीशन के अंदर, वर्क नहीं कर पाता ये। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो फूड मटेरियल है उसको हासिल करेंगे इंजेक्शन के मेथड से, यानी फूड मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर एनर्जी हासिल करेंगे। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो यूग्लिना के अंदर एनिमल, यूग्लिना के अंदर कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। जैसे यूग्लिना के अंदर जो है वो फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और ये फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये स्टिग्मा मौजूद है। स्टिग्मा या आई स्पॉट मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि लाइट को डिटेक्ट करेंगे, लाइट को डिटेक्ट करेंगे तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। पायरिनोइड प्रेजेंट है इनके सेल के अंदर, और ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में। स्टार्च जो है वो फूड मटेरियल को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करना, ये भी एक प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यूग्लिना में भी फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट है वो कंबाइन होकर एक बड़ा पॉलीमर बना देती हैं, और ये पॉलीमर स्टार्च कहलाता है। स्टार्च पायरिनोइड के अंदर जो है वो ये अपने फूड मटेरियल को स्टोर करता है। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट को स्टडी करेंगे अब हम। तो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट के अंदर जो हैं वो कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं हायर फंजाई से। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कंपोज्ड हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, और ये कहलाते हैं हाइफी, और ये ग्रुप होकर जो है वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं माइसीलियम। जैसे आपने एक क्लॉथ देखा होगा, बहुत सारे फाइबर्स मौजूद होते हैं, और बहुत सारे फाइबर्स को अगर हम यूनाइट कर देते हैं तो ये एक पूरा फैब्रिक बन जाता है। इसी तरह जो है फंजाई का बॉडी लाइक स्ट्रक्चर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो हाइफी कहला रहे हैं, और जब बहुत सारे हाइफी यूनाइट हो जाएंगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे जो माइसीलियम कहलाएगा। ये तमाम हाइफी हैं इसके अंदर, और ये तमाम माइसीलियम बना रहे हैं। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी के मौजूद हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं फंजाई का जो माइसीलियम कहला रहा है। क्लोरोफिल एब्सेंट है।
फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो ये अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर पाते, और इनके अंदर जो है वो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, और ये न्यूट्रिशन कहलाती है एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉप्स। यानी ये फूड मटेरियल को बाहर ब्रेक डाउन करेंगे, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और फिर एनर्जी हासिल करेंगे। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये तमाम जो करेक्टर हैं इनके हायर फंजाई से रिजेंबल कर रहे हैं। हायर फंजाई वो फंजाई जो किंगडम फंजाई के अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उनके साथ इनके ये करेक्टर मिलते हैं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो माइसीलियम कहला रहा है और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इनके अंदर एब्सेंट है। अब कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस पर जो है वो इनको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया, कि इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि प्लांट जो हायर फंजा है उसमें जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पॉलीमर की कंपोजिशन का डिफरेंस आ रहा है कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई थी, सेलुलोज की बनी हुई है, और उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेंट्रियोल मौजूद है। हायर फंजाई जो हैं, जो किंगडम फंजाई में बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, मगर ये वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनके पास सेंट्रियोल मौजूद है। ये एक सेंट्रोसोम राउंडेड सी बॉडी है जिसमें 2 सेंट्रियोल मौजूद है। इन सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है कि ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच करते हैं, अटैच होते हैं इस स्पिंडल फाइबर के थ्रू माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। तो ये जो सेंट्रियोल है ये हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में। प्लांट के अंदर भी ये सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, जबकि हायर फंजाई में भी एब्सेंट होते हैं, जबकि इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, इसलिए इनको सेपरेट किंगडम में रख दिया गया। 2 ग्रुप स्टडी करेंगे हम इसके। एक तो है स्लाइम मोल्ड, जिसको जिम्नोमाइकोटा कहते हैं, फाइसीरियम में एग्जाम्पल। जिम्नो मतलब नेकेड, ऐसी फंजाई जो नेकेड है और स्लाइमी अपीयरेंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल है इसकी फाइसीरियम। वाटर मोल्ड जो पानी में रह रहे हैं, इनको oomaisids भी कहते हैं, और इसकी एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास स्लाइम मोल्ड, जिनको जिम्नोमाइकोटा कहा जाता है। कॉमन स्लाइम मोल्ड की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, यानी कोई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस ऑर्गेनिज्म के होने से कोई बेनिफिट नहीं हासिल होता। स्लाइम मोल्ड जो है वो फ्रीली सिंगल सेल की फॉर्म में रहेंगे, मगर कुछ सेल एग्रीगेट हो जाएंगे तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्लाइम मोल्ड की पिक्चर दिखाई गई है, सिंगल सेल में भी है, मगर ये सेल रैपिडली डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होने के बाद एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, इसका भी कोई स्पेसिफिक नाम है कि ये स्लाइम मोल्ड जो है वो पजेस करते हैं एक एमीबोइड स्टेज को, और ये एमीबोइड स्टेज जो है वो प्लाज्मोडियम कहलाती है। मतलब वो सेल एक सेल बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद इसने एक एमीबोइड स्टेज बना दी, वो स्टेज कहला रही है हमारे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, फूड वैक्यूल्स हैं और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इस तरह का इनका एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई मौजूद होंगी, और इसके साथ इनके पास साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के साथ इसके पास फूड वैक्यूल्स मौजूद हैं फूड को स्टोर करने के लिए, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अनडाइजेस्टेड हैं, यानी अभी डाइजेशन का प्रोसेस उनमें परफॉर्म होना है। तो ये पूरी स्टेज जो है वो प्लाज्मोडियम कहलाएगी। इस पिक्चर में भी ये प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन दिखाई गई है आपको। लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड की। तो लाइफ साइकिल जो है वो इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होती है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम चेंज हो जाएगा एक क्लस्टर्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में, जिसको हम स्पोरेंजिया कह रहे हैं। ये तमाम के तमाम जो है वो स्पोरेंजिया हैं, जो इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर से मिलके बने थे। हर स्पोरेंजिया के अंदर एक कैप्सूल है, और कैप्सूल के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स मौजूद हैं और एक लॉन्ग स्टॉक है। तो ये जो राउंडेड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये इसका कैप्सूल है।
और इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम एक लॉन्ग स्टॉक से जुड़े हुए हैं, जो कि लॉन्ग स्टॉक से जुड़े हुए हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो स्पोरेंजिया कहला रहा है और इस हर स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स मौजूद है। हर स्पोर के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है और थिक प्रोटेक्टिव वॉल है जो कि इनएक्टिव है अनफेवरेबल कंडीशंस में। एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक थिक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, फिर एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ये थिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसको हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगी। यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी इन स्पोर्स को बचा कर रखेंगे। ये लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो भी ये स्पोर जो है वो इस हार्ड कवरिंग की वजह से काफ़ी अरसे तक सर्वाइव करेंगे। जैसी ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाएगी, इसको प्लेंटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट और टेम्परेचर, तमाम चीज़ें जो उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो हर स्पोर जर्मिनेट करके एक या एक से ज़्यादा टाइनी सेल्स और गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि स्पोर जो है वो कन्वर्ट होने के बाद गैमेटोफाइट बनाता है और गैमेटोफाइट के बाद गैमेट्स बनते हैं, मगर यहाँ पर हर स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा। तमाम गैमेट्स आइडेंटिकल होंगे अपीयरेंस में, एक ही तरह के होंगे। रिजल्ट सेल जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के वजह से जो बनेगा वो एमीबोइड होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से न्यू प्लाज्मोडियम में। इन गैमेट्स के अंदर फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने के बाद दोबारा से ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद। तो ये तमाम स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम कहलाता है और ये प्लाज्मोडियम इसका एनिमल से भी रिजेंबल करता है। एनिमल लाइक प्रोटोक्टस में एक स्टेज पढ़ेंगे आप मलेरिया में प्लाज्मोडियम की, तो ये उसी से भी रिजेंबल करता है। तो कुछ एनिमल लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड की। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो हमारे पास है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है। यहाँ देखिए आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। हर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरेंजियम में, यानी एक स्टॉक में और कैप्सूल में। ये स्टॉक है जिसके ऊपर एक कैप्सूल लगा हुआ है। अब हर कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होंगे। हर स्पोर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है और बॉल मौजूद है। बहुत सारे स्पोर्स हैं इस स्पोरेंजियम के अंदर और एक लंबी सी स्टॉक है जिसपे ये कैप्सूल लगा हुआ है। जब ये प्रेशर एक्सर्ट होगा, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे, इनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, तो इनकी आउटर वॉल रप्चर हो जाएगी और ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद ये बाहर आ गया इस कैप्सूल से। यहाँ तक की जो स्टेज थी वो थी डिप्लॉइड, यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद थे और मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। मियोसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जो क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। हर स्पोर के अराउंड आप देखें कि एक थिक वॉल डेवलप हो रही है, क्योंकि स्पोर्स जो हैं वो अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन में रखेंगे एक लंबे अरसे तक, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी इनको स्कैरेसिटी हो जाएगी न्यूट्रिएंट वगैरह की, तो ये अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन में रख लेंगे। थिक लेयर्स डेवलप कर लेंगे ताकि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हों वो इनको नुकसान ना पहुंचाएं और ये लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सके। अब क्या होगा, जैसी ही फेवरेबल कंडीशन होगी इनकी ये आउटर वॉल रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। अब दो कंडीशन है यहाँ पर, या तो ये स्पोर जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स प्रोड्यूस कर ले जो आइडेंटिकल अपीयरेंस के हैं, एक ही तरह के हैं दोनों, या तो ये एमीबोइड सेल प्रोड्यूस कर ले। अगर ये बायोफ्लैजिलेटेड गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, बायोफ्लैजिलेटेड यानी दो फ्लैजिला मौजूद है, तो ये बायोफ्लैजिलेटेड
गैमेट्स के दरमियान फ्यूजन होगी और ये प्रोसेस कहलाता है सिनगैमी, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट के अंदर। जाइगोट डिप्लॉयड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आ रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आ रहे हैं, तो n प्लस n जो है वो 2n हो जाएगा, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे अब यहाँ पे। अगर ये एमीबोइड सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो दो एमीबोइड सेल के अंदर फ्यूजन का प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और वो भी जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो रही है, एक सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 में, 2 सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं 4 में, 4 से 8 में डिवाइड होंगे। इस तरह डिवाइड होते होते ये फिर से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना देंगे और वो स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मोडियम कहलाएगा। माइटोसिस हो गई थी चूंकि, तो ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ये भी डिप्लॉयड ही रहेंगे क्योंकि माइटोसिस में जो है वो क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी स्टेज है ये हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस हो गया था। चूंकि फ्यूजन हो गई थी, फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड नंबर में कन्वर्ट हो गए थे, तो तमाम यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेज डिप्लॉयड कहलाएगी, 2n कहलाएगी, कि सबके पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। स्लाइम मोड जो है वो लकड़ी की जो लॉग्स वगैरह होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। इनके लिए कहा जाता है कि ये एक एग फंजाई है, एग की कंसिस्टेंसी की तरह दिखते हैं ये, जिस तरह एग होता है, एक यॉग होती है और साइड में एल्ब्यूमिन होता है, इनका स्ट्रक्चर भी। अब जो है वो हम पढ़ेंगे वाटर मोल्ड, ओमाइसीड्स। ओमाइसीड्स के अंदर जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है फाइटोफ्थोरा की। फाइटोफ्थोरा जो है वो एक पैथोजेनिक फंजाई है जो कि एक डिसीज कॉज करता है, वो कहलाती है लेड ब्लाइट डिसीज, और जिस प्लांट में कॉज करता है वो कहलाता है पोटैटो प्लांट। तो ये पोटैटो के अंदर जो है वो लेड ब्लाइट डिसीज कॉज करता है। इस लेड ब्लाइट से जो है वो इसके ट्यूबर्स के ऊपर भी कुछ सिम्टम्स अपेयर होते हैं, उसके साथ साथ इसके लीफ पे भी कुछ सिम्टम्स अपेयर होते हैं। पैथोजेनिक फंजाई से मुराद है कि वो फंजाई जो डिसीज कॉज करे किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर, वो पैथोजेनिक कहलाती है। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, स्ट्रक्चर क्या है इसके माइसीलियम का, तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कंपोज्ड हुई है स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम हाइफी कह रहे हैं। ये हाइफी जो है वो ग्रुप करके माइसीलियम बना रहा है। सेल वॉल जो है वो इसकी कंपोज्ड हुई है सेलुलोज से। ये जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो माइसीलियम कहलाएंगे, इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी कहलाएंगे, जो ग्रुप करके पूरा माइसीलियम बना देंगे। आउटर कवरिंग जो है वो हर सेल के अराउंड सेलुलोज की बनी हुई है। हाइफी का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये ब्रांच्ड है, एंडोफिटिक है, हाइलाइन है, सिनोसिटिक है, एसेप्टेट है और नोड्यूलेटेड है। ब्रांच्ड है, एक जो है वो ब्रांच कन्वर्ट हो रही है छोटी छोटी दूसरी ब्रांचेस में, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर कहला रहा है। मेन ब्रांच जो है वो डिवाइड हो रही है सब ब्रांचेस के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ब्रांच स्ट्रक्चर। एंडोफिटिक, तो यहाँ देखें ये सेल से मीजोफिल सेल है, किसी भी लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, और ये फंजाई है, ये फंजाई इस सेल के अंदर ग्रो कर रही है। तो अगर ये प्लांट की सेल के अंदर ग्रो करते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है एंडोफिटिक। हाईलाइन है, कलरलेस है, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है, तो पिक्चर के बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, मगर ये हाईलाइन है, कलरलेस होती है। सिनोसिटिक है, यानी एक से ज़्यादा सेल मौजूद है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद है हर हाइफी का। एक हाइफी का अगर मैं पीस लूँ ये, तो यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियाई नज़र आएंगी, तो ये न्यूक्लियाई जो कहलाती हैं सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है। एसेप्टेट है, अगर हाइफी का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कोई क्रॉस वॉल कनेक्शन नहीं होगी। इस तरह जो क्रॉस वॉल कनेक्शन होती है ना, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कोई क्रॉस वॉल कनेक्शन नहीं है, पूरा एक लंबा सा सेल मौजूद होगा, तो ये कंडीशन कहलाती है एसेप्टेट।
नोड्यूलेटेड है। यहाँ देखें कुछ आउटग्रोथ से नज़र आ रही हैं, जो स्पोरेंजियम नज़र आ रहा है, इसकी वजह से नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है नोड्यूलेटेड। नोड्यूल्स यानी आउटग्रोथ बन रही है। हाइफी जो है वो ब्रांच है स्ट्रक्चर में, और इसको हम हस्टोरिया कहते हैं। हस्टोरिया जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में फूड मटेरियल के। ये सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी का डिफरेंस दिखाया गया है पिक्चर में, कि सेप्टेट हाइफी वो होती है जिसके अंदर इस तरह के क्रॉस वॉल कनेक्शंस मौजूद होते हैं, यानी एक सेल को डिवाइड कर देंगे दूसरे सेल में, बहुत सारे सेल्स में एक बड़े सेल को, तो हर सेल के अंदर अब अपनी अपनी न्यूक्लियाई मौजूद होगी, न्यूक्लियस मौजूद है। जबकि एसेप्टेट हाइफी के अंदर क्या होता है कि एक पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कोई क्रॉस वॉल कनेक्शन नहीं है, और हर जगह जो है वो न्यूक्लियाई नज़र आ रही हैं। तो जब क्रॉस वॉल कनेक्शन नहीं होता तो इस वजह से ये हाइफी कहलाती है सीनोसिटिक, यानी ये हाइफी जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। आउटग्रोथ मौजूद है हाइफी के अंदर, और ये आउटग्रोथ कहलाती है हस्टोरिया। इस हस्टोरिया के ज़रिए जो है ये फूड पार्टिकल को स्टोर करेंगे होस्ट सेल के। जैसे प्लांट्स में रूट हैं, रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसी तरह इन हाइफी के अंदर हस्टोरिया मौजूद हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे फूड मटेरियल को होस्ट सेल के, क्योंकि फूड तो मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये किसी दूसरे पे ही डिपेंड करेंगे फूड मटेरियल हासिल करने के लिए। रिप्रोडक्शन सेक्चुअल भी हो सकती है और एसेक्चुअल भी, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस होंगे, जो कि इनसाइड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और यहाँ जो है वो ज़ूस्पोर बनेंगे वो बायफ्लैजिलेटेड होंगे, यानी हर स्पोर के अराउंड 2 फ्लैजिला मौजूद होंगे। प्लांट लाइक प्रोटोक्टेस्टा में एल्गी पढ़ी आपने, एल्गी के अंदर जो है वो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर थे, यानी हर ज़ूस्पोर के अंदर 4 फ्लैजिला मौजूद थे। मगर वाटर मोल्ड के अंदर जो है वो बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजिया के अंदर। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम कहला रहा है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम oogoनियम कहते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप है। हमने एल्गी के अंदर पढ़ा था, प्लांट लाइक प्रोटोक्टेस्टा में पढ़ा था, वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा था वो आइसोगैमस था, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रैंड हम जिन्हें कह रहे थे, वो सिमिलर टाइप के थे। मगर यहाँ क्या है, ये डिफरेंट है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्लैजिला मौजूद है तो ये कहलाता है एंथेरिडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये फ्लैजिला नहीं मौजूद होगा, ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, और ये एग भी कहलाता है, और इसको हम oogoनियम भी कहते हैं। तो ये oogoनियम का स्ट्रक्चर है, और ये एंथेरिडियम है दूसरा। ये एंथेरिडियम ने अपना फ्लैजिला शेड कर लिया और ये अटैच हो गया आके oogoनियम। लाइफ साइकिल है हमारे पास फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की, और लाइफ साइकिल में हमारे पास 2 फेजेस हैं, एक एसेक्चुअल और दूसरा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि हाइफी की जो टिप्स हैं इसके ऊपर ज़ूस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होगा। हर ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ज़ूस्पोर प्रोड्यूस होंगे, और ये ज़ूस्पोर्स जो हैं वो बायफ्लैजिलेटेड है। ये जो फ्लैजिला है ये इसको स्वीपिंग में हेल्प करेगा। ये फ्लैजिला शेड हो जाएंगे, शेड होने के बाद एक राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसको हम सिस्ट कह रहे हैं। अभी जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, अनफेवरेबल कंडीशन तक इसी कंडीशन में रहेंगे। अब जैसी ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी इसको वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई मिलेगी, तो ये जो सिस्ट है ये कन्वर्ट होने लग जाएगा एक आउटग्रोथ में, जिसको हम कहते हैं जर्म ट्यूब। ये आउटग्रोथ बन रही है यहाँ पर, ये जर्म ट्यूब कहला रही है। इस जर्म ट्यूब से जो है वो पूरे हाइफी को जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो कहलाएगा एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मियोसिस का प्रोसेस होगा और कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड में।
गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल को एंथेरिडियम कह रहे हैं हम और फीमेल को ऊगोनियम कह रहे हैं, दोनों डिफरेंट हैं। ऊगेमस टाइप के गैमेट्स बनेंगे। फीमेल जो गैमेट है उसके अंदर बहुत सारे राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको ऊगोनियम के अंदर, और ये कहलाएंगे एग सेल या एग न्यूक्लियाई कहलाएंगे। ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नज़र आ रहा है जिसको एंथेरिडियम कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्यूजन का प्रोसेस होगा। फ्यूजन के प्रोसेस के बाद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंथेरिडियम के पास हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊगोनियम के पास है। इन दोनों के दरमियान फ्यूजन का प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, यानी दोनों के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगी, या ये प्रोसेस सिंगैमी भी कहलाता है। अब ये जो सिंगैमी का प्रोसेस होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद n+n दोनों कन्वर्ट होकर बना देंगे 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा जाइगोट या oospore। तो यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत सारे राउंडेड से स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, oospore कहला रहे हैं। जैसे ही ये ऊगोनियम की आउटर वॉल रप्चर होगी तो ये oospore जो है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद क्या करेंगे, ये अगेन जर्म ट्यूब बनाएंगे, और जर्म ट्यूब बनाने के बाद फिर से नया हाइफी बना देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेज तमाम हमारे पास जो है वो हैप्लॉइड है, और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जितनी भी फेजेज हैं तमाम के तमाम हमारे पास डिप्लॉइड हैं। ये भी डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड है, क्योंकि गैमेट्स की फ्यूजन हो गई। गैमेट्स की फ्यूजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। और यहाँ हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन हुई है वो मियोसिस की है, और मियोसिस वही डिवीजन है जो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देती है। सिम्टम्स क्या अपेयर होंगे, पैथोजेनिक फंजाई डिसीज कॉज कर रही है तो क्या सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं। तो सिम्टम्स जो डिसीज के हैं उनके अंदर है एरियल पार्ट्स और अंडरग्राउंड दोनों पार्ट्स पे डेवलप होंगे, यानी जो ज़मीन के अंदर पार्ट्स मौजूद हैं उनमें भी और जो बाहर की तरफ मौजूद है उनमें भी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो आइडेंटिफाई होगी ब्लैकिश और ब्राउनिश लेजेंड्स की वजह से जो कि लीव या स्टेम पर पाए जाएंगे। ये पैचेस जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगे और पूरे लीफ को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। कुछ पैचेस डेवलप होने लग जाएंगे, लेजेंड्स डेवलप होने लग जाएंगे इस तरह राउंडेड से, और ये ब्लैकिश या ब्राउन कलर के होंगे, स्टेम पे भी होंगे लीफ पे भी होंगे। अब ये लेजेंड्स कंबाइन होने लग जाएंगे, पूरा एक बड़ा सा पैच बना देंगे, रैपिडली ग्रो होने लग जाएगा लीफ के अंदर, और एक वक्त आएगा कि पूरा लीफ जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ देखें ये एक लेजेंड बन रहा है, ये लेजेंड बन रहा है, ये रैपिडली ग्रो होने लगा है और पैचेस डेवलप होने के बाद पूरे लीफ को ब्लैक कर देंगे, ब्राउनिश और ब्लैकिश कर देंगे। ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जो है वो फाइटोप्थोरा स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा स्पोरेंजियोफोर के ज़रिए इन्फेक्टेड टिश्यूज़ पे, और फिर जो है वाइट स्पोरुलेशन हो जाएगी जो कि मार्जिन पे भी होगी और लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे। तो यहाँ देखें कुछ वाइट वाइट कलर की अपीयरेंस नज़र आ रही है आपको। ये अपीयरेंस इसलिए नज़र आ रही है कि स्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये स्पोर जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे स्टॉक पे लगे हुए हैं वो स्पोरेंजियोफोर कहला रही है। तो ये तमाम जो है वो स्पोर की फॉर्मेशन की वजह से वाइट नज़र आ रहे हैं। लेजेंड्स जो हैं वो इंटायर लीफ पे होंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे और पूरे लीफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तमाम फूड मटेरियल जितना भी इस लीफ ने जो है जमा करके रखा था अपने लिए, तमाम का तमाम फूड मटेरियल ये फंजाई जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं। इसका जो फूड मटेरियल उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेंगे और एनर्जी हासिल करेंगे। तो जब ये एक वक्त आता है ये पूरा लीफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन्फेक्टेड अब ट्यूबर्स यानी अंडरग्राउंड पार्ट्स पे क्या डेवलप हो रहे हैं सिम्टम्स, तो ये कॉपर और ब्राउनिश, रेडिश और पर्पल कलर के स्पॉट्स डेवलप होंगे। स्पोरुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स के ऊपर प्रोड्यूस होगी, स्पोर की फॉर्मेशन होगी
और इन्फेक्टेड ट्यूबर जो है वो एक वक्त आएगा कि स्मेल क्रिएट करने लग जाएगा और गल सड़ जाएगा, यानी रॉटन मास में कन्वर्ट हो जाएगा तमाम एडजॉइनिंग हेल्दी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करके। तो ये देखें यहाँ पर स्पोरुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक वक्त आ रहा है कि पूरा जो टिश्यू है, एक सेल ने जो है वो बराबर वाले सेल को डिस्ट्रॉय किया, फिर उसके बराबर वाले सेल को डिस्ट्रॉय किया, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करते करते पूरा पोटैटो डिस्ट्रॉय हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्मेल में, स्मेली हो रहा है ये, और रॉटन मास में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ इस पिक्चर में देखें कि ये स्पोरुलेशन के ज़रिए स्पोर तो प्रोड्यूस हो रहा है, मगर इसका पूरा शेप जो है वो चेंज हो चुका है, हार्ड होता है ये, अभी तमाम सॉफ्ट मास में कन्वर्ट हो चुका है और इसके अंदर से स्मेल भी आने लग रही है। ये इसलिए हो रहा है तमाम का तमाम जो है वो फाइटोप्थोरा ने इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और इसके तमाम फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेके गया। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है फाइटोप्थोरा की? तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ये इरिश पोटैटो फेमाइन कॉज किया था इसने 19 सेंचुरी के अंदर, जिसकी वजह से लोग जो है वो भूख की वजह से मरना शुरू हो गए थे और कुछ लोगों ने जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट कर दी थी। पोटैटो के अंदर एक डिसीज़ हुई जो बाद में डिस्कवर हुई, वो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो थी। पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो इसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरा पोटैटो जो है वो खाने के काबिल ही नहीं रहा था। अब जो है वो, और जो इरिश लोग थे उनकी फेवरेट डाइट ही ये, मतलब बहुत खुशी से वो इस फूड उसको फूड के मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। 1 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी, जबकि 1.5 मिलियन जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट हो गए थे। तो ये कहत जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिएट हो गया था इस पोटैटो की वजह से, जिस पोटैटो को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था एक फंजाई ने जिसका नाम फाइटोप्थोरा था। तमाम जो उसके पोटैटो ट्यूबर्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद उस पूरी जितनी भी ज़मीन थी उनके पास पोटैटो रहा ही नहीं था और उन लोगों की सबसे पसंद की जाने वाली ग़िज़ा भी पोटैटो थी। बाद में डिस्कवरीज हुई, डिस्कवरीज के बाद उन्हें पता चला कि ये जो कहत हुआ है पोटैटो की जो पूरी फसल ख़राब हुई है सिर्फ और सिर्फ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुई है। एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अल्वा की ग्राफिकल लाइफ साइकिल प्लांट लाइक स्लाइम मोल्ड से ही क्वेश्चन आते हैं। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वही क्वेश्चन है जो चैप्टर 5 में भी आपने पढ़ा होगा। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक प्रोटोक्टस का ग्रुप मौजूद है इसलिए। क्लोरेला की डायग्राम आ जाएगी। रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। डाइवर्सिटी में वही बताएंगे आपके प्लांट लाइक करेक्टर्स भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं और फंजाई लाइक भी। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। रैग बैग है जिसके अंदर जो कोई चीज़ फिट नहीं हुई थी तो तमाम की तमाम इसमें डाल दी। अल्वा की ग्राफिकल लाइफ साइकिल आ जाती है, ड्रॉ भी करनी होती है, आपने रिटर्न भी लिखनी होती है, मगर स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।